तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लोगों में वैसा इंटरेस्ट नहीं रहता जैसा कि आम चुनाव या विधानसभा चुनाव को लेकर होता है। हो सकता है कि इसमें वो सीधे वोट नहीं कर रहे होते और यही वजह है कि उनका ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें जनरेट नहीं हो पाता। लेकिन एंड ऑफ द डे इस चुनाव के लिए भी जो लोग हैं वही इनडायरेक्टली वोट दे रहे होते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति को चुनने के लिए चुनाव होता है उसमें देश जिन जनप्रतिनिधियों को चुनता है वही वोट डाल रहे होते हैं और इसी से राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो इस बार के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यह कहा जा रहा है कि ये विपक्षी एकता के लिहाज से बहुत अहम है। अहम इस वजह से कि विपक्ष के लिए 2024 के आम चुनाव से पहले अपोजिशन यूनिटी दिखाने का संभवतः ये आखिरी मौका है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने बैनर के तले कितनी राजनीतिक पार्टियों को लेकर आ पाती है। तो इससे रिलेटेड जो विश्लेषण छप रहे हैं उसमें तो यही कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस के लिए जो पनघट की राह है वो कठिन होगी। कांग्रेस की राह कठिन करने वालों में 3 पॉलिटिकल पार्टीज का नाम लिया जा रहा है। इन तीनों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की तृणमूल और तेलंगाना के जो सीएम है चंद्रशेखर राव, उनकी पार्टी का नाम जो है वो सामने आ रहा है। तो अब आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर ये तीनों जो है वो कांग्रेस की राह को कैसे मुश्किल बना सकते हैं। आपको याद होगा कि 2017 में जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने थे तब आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली जैसे आधे राज्य में थी। 70 सीटों वाली दिल्ली में आप जो है वो उसके 67 विधायक थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो है वो 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब में 92 सीटें जीतकर अपनी सरकार बना चुकी है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि दिल्ली जैसे आधे राज्य और पंजाब जैसे पूरे राज्य यानी तकरीबन 1.5 राज्यों में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी महज राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार चला रही कांग्रेस की बैनर के तले आना पसंद करेगी क्या? ऊपर से नीम चढ़ा करेला ये है कि कांग्रेस की लंबे समय से कोशिश यही रही है कि आम आदमी पार्टी को जो विपक्षी एकता है उसके इक्वेशन से बाहर रखा जाए। तो कांग्रेस के इस दर्द को ना समझा भी जा सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जहां जहां गई वहां से कांग्रेस को ना बिल्कुल साफ कर दिया। मतलब दिल्ली को याद करिए, यहाँ शीला दीक्षित 15 साल तक सीएम थी। 2013 में आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार को लेकर ऐसा हवा खड़ा किया कि उनकी राजनीति जो शीला दीक्षित की वो बर्बाद हो गई। यही हाल पंजाब में हुआ। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अलावा ये तीसरा राज्य था जहां कांग्रेस सत्ता में थी। अगर आप मैदान में नहीं होती तो ये हो सकता था कि किसान आंदोलन का घोड़ा चढ़ के कांग्रेस वापस से पंजाब में आ जाती, लेकिन आपने यहां से भी पार्टी को चलता कर दिया। बट अभी आप और कांग्रेस राइवलरी में हम राष्ट्रपति चुनाव से भटक रहे हैं, तो लौटते हैं स्टोरी पर। ऐसा देखने वाली बात होगी कि 2024 के आम चुनाव के पहले अपोजिशन यूनिटी पर जो रेफरेंडम बताया जा रहा है ये चुनाव, उसमें जो दोनों का गणित है आपका और कांग्रेस का, वो कैसा बैठता है। तो अब बात करते हैं ममता बनर्जी और कांग्रेस की। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में वो लगातार तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनी है ममता बनर्जी। और आपको याद होगा कि ये चुनाव वो एक पैर में प्लास्टर लगाकर लड़ी। बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी पूरी जान झोंक दी। भले ही ममता बनर्जी अपना गढ़ नहीं बचा पाई, मतलब अपनी सीट नहीं बचा पाई, लेकिन भाजपा को लेकर जैसा प्रचंड माहौल बनाया गया था उसके बावजूद 294 सीटों वाले बंगाल में बेहतर प्रदर्शन करते हुए उनकी पार्टी ने 215 सीटें जीत ली। इसके अलावा टीएमसी उस गोवा में भी चुनाव लड़ने गई जहां कांग्रेस और बीजेपी सीधी लड़ाई में आमने सामने होते हैं। ये भी ठीक है कि गोवा में उनकी पार्टी जो है ये उनकी पार्टी के लिए पूरा चुनाव एक कड़वी याद बनकर रह गया, लेकिन ममता बनर्जी की टीएमसी लगातार बंगाल के बाहर अपने पैर पसारने में लगी है। इन सबके बीच देखने वाली बात ये होगी कि 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस का जूनियर प्लेयर बनकर जो टीएमसी खेली थी वो 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में भी इसके लिए रेडी होगी या नहीं। तो अब बात करते हैं तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव की। उनके मामले में एक बड़ी बात यह रही है कि वो कांग्रेस के जूनियर के तौर पर दिखने को तो तैयार ही नहीं है। मतलब उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बारे में बात करें तो मीडिया में उन्हें लेकर कई तरह के विश्लेषण छपे हैं। इनमें से एक विश्लेषण रहा है थर्ड फ्रंट को लेकर। अच्छा, बताया तो ये भी जाता है कि इस थर्ड फ्रंट में वो आम आदमी पार्टी, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल हासिल ये है कि ऐसी महत्वाकांक्षा वाले राव को क्या कांग्रेस टेम कर पाएगी? कांग्रेस ने सभी विपक्षों को साथ लाने का जो जिम्मा है वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया है। उन्हें ये जिम्मेदारी जो है वो सोनिया गांधी ने दी है। हालांकि उनकी जो राह है वो आसान तो नजर नहीं आ रही, लेकिन एक सवाल तो फिर भी रह जाता है कि क्या ये पार्टियां बीजेपी के साथ जाएंगी? वैसे राजनीति को अनिश्चितताओं का खेल कहते हैं और कई बार राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा हुआ है कि घोर विरोधी जो हैं वो एक दूसरे के साथ आ गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और चंद्रशेखर राव की राजनीति को अगर आपने देखा है तो बेसिक कॉमन सेंस अभी के लिए तो यही कहता है कि ये बीजेपी के साथ अभी जाते नहीं दिखाई दे रहे।
और अभी तक बाजार में ऐसी कोई अटकलबाजी भी नहीं आई है कि इनमें से कोई अकेले सिंबॉलिक कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है। तो यहाँ कुल हासिल ये है कि इनका मूव जो है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वो देखने लायक होगा। तो जाते जाते आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने थर्सडे को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जो डेट्स हैं उनकी अनाउंसमेंट की है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि ये चुनाव जो है वो 18 जुलाई को होंगे और 15 जून को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। नॉमिनेशन की जो तारीख है वो 29 जून है और 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाएगा। जो अगले चुनाव होने हैं उसमें भारत के 16वें राष्ट्रपति को चुना जाना है। इन सब के बीच फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि आपको ये जो स्टोरी है वो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अगर आपको कम अच्छी लगी तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं अनकट और मेरा नाम है तरुण।